ठीक है। अब फल परिरक्षण में कई बातें इसकी है, मतलब देखो यूं है कि क्या हुआ, देखो भारत 1947 में आजाद हुआ, पता सबको। अब ये देश आजाद हुआ बेटा, उससे पहले जब धरती बनी होगी, मान लो धरती बनी, देश तो आजाद हुआ, धरती बनी, धरती कई साल पहले, मैंने बताया था, कौन बता सकता है कि धरती कितने साल पुरानी, मैंने बताया था एक बार, याद को। ब्रह्मांड कितने साल पुराना, ब्रह्मांड अनुमानत 13.5 अरब साल पुराना, कितना 1350 करोड़ साल पहले, 13.5 अरब हो गए। धरती है 4.5 अरब साल पुरानी, यानी 450 करोड़ साल पुरानी, समझ रहे हो तुम लोग। तो अब उसके बाद में जीवन बना धरती के ऊपर, अब धरती के ऊपर जीवन बना, फिर इंसान वगैरह आए, तो वो क्या है कि खाने को भंडारण करना एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। अब भंडारण करना तो बात की बात थी, धीरे धीरे एक समस्या उभरी भारत में, फूड सिक्योरिटी, अभी भी है ये बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया भर। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा, मान लो कि ये पूरी दुनिया भर है, ये भारत बीच में दिख रहा है, ये पूरा विश्व है, ये तो भारत मान लो इसको, ये पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया में जनसंख्या है 8 अरब, कितनी है, थोड़ी ऊपर हो गई अब, 8 अरब यानी 800 करोड़ जनसंख्या धरती है। भारत में 1.45 अरब है, यानी बिलियन, अरब को बिलियन बोलते हैं, ठीक है, तो 8 बिलियन। चाइना में लगभग 4.42 बिलियन है। दोनों को मिला देते राउंड फिगर में लगभग मान लो 3, मान लो तुम 10 करोड़ कम पड़ रहे हैं, जो कुछ दिन खुला छोड़ दो इनको, है 10 करोड़ भी नहीं पड़ रहे कम, देखो 45 कितने हो गए, 3 करोड़ 4 कितने, 3 करोड़ ही कम पड़ रहे हैं, नहीं 3 करोड़ ही पड़ रहे हैं कम, 3 करोड़ थोड़ी पड़ रहे हैं, जोड़ आती है तुम्हें, 140 और 140 कितने होते हैं, अरे सही है क्या, 5 और 2 7, 4 और 4 8, तो 2.87, यानी लगभग इसमें 13 करोड़ कम पड़ रहे हैं, ठीक है 13 करोड़। अब यूं है कि पूरी दुनिया में कितनी जनसंख्या है, उसमें से 3 अरब खाली 2 देशों के अंदर है, चाइना में और भारत में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, और जनसंख्या में पहला, ये भारत है, ये चीन है, तो भारत पहले नंबर पर जनसंख्या। अब खाद्य सुरक्षा की दिक्कत कब आती है, जब आपके देश में जो संसाधन है ना, संसाधन रिसोर्सेज, उनसे ज्यादा संख्या में आपके पास में जनसंख्या हो जाती है, संसाधन तो है कम, लोग बाग ज्यादा, उनको खिलाए क्या, तो फूड सिक्योरिटी की पूरी दुनिया भर में भी इशू है, तो भारत जैसे देशों में ज्यादा समस्या है। कुछ भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना तो समस्या आ जाएगी, जैसे कोई 2-3 साल के लिए अकाल पड़ गया तो अगले साल से खत्म हो जाएगी हालत। हालांकि भारत ने अच्छी प्रोग्रेस की, हमारे पास में 2-3 साल तक पैदावार नहीं भी हो तो हमने भंडारण कर रखा है, जो हमारा काम हो सकता है गेहूं वगैरह आने से, फूड ग्रेन। अब एक्चुअली क्या है कि उत्पादन करने में भारत के लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। 1947 में अंग्रेज चले गए तो भारत में हालतें खराब थी, देखो बहुत ज्यादा हालत खराब, उत्पादन बहुत कम था, लगभग 35 से 40 मिलियन टन के आसपास आजादी के टाइम पे खाद्यान्न उत्पादन था, वो बढ़कर के आज लगभग 335 मिलियन टन हो गया खाद्यान्न उत्पादन। हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 355 मिलियन टन हो गया, नहीं हुआ, ये इतना उत्पादन हो गया अच्छा खासा। अब 355 मिलियन टन फल सब्जियों के उत्पादन में से मैंने आपको एक बार लिखा रखे हैं फल कितने होते हैं, 110 मिलियन टन, सब्जियां कितनी हो रही भारत में, 212 मिलियन टन, ये है। इनमें से 25 से 30% तो बिना किसी काम के खराब हो रहा है, समझे तुम लोग। भारत के अंदर जो कुल उत्पादन होता है ना, उसमें से 25 से 30% कुछ काम नहीं आता, खराब हो जाता। कैसे खराब होता है, उसके पीछे भी कई लफड़े हैं। जैसे ये किसान है, किसान को बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्या बोलेंगे, मतलब उत्पादन करने वाला, उत्पादक है। इसमें कई ऐसे कारण है, ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है, ये फार्मर है। फार्मर ने कोई भी फल सब्जी लगाई, मार्केट में लेके आ गया, मार्केट में खरीदने वालों की संख्या कम है, किसानों की संख्या यहाँ ज्यादा हो गई, तो ऐसे में यहाँ उत्पादन सरप्लस हो गया, खरीदने वाले लोगों की कमी है, तो खरीदने रहे तो माल बहुत सस्ता बिक रहा, किसानों की रेट बहुत कम मिल रही। अब रेट कम मिल रही है तो किसान इस उत्पाद को कहीं और ले जाएगा, अब ये कहीं दूसरी मंडी में ले आया, दूसरी मंडी में लाया तो लाते लाते इसका परिवहन खर्चा इतना ज्यादा आ गया कि यहाँ पे जो भाव मिल रहा है उससे काम नहीं चल रहा, समझ रहे हो। तो किसान को क्या करना पड़ रहा है, इसको कहीं फेंकना पड़ रहा है, भाव नहीं मिल रहा है, मतलब कुल मिला के उपभोक्ताओं तक भी ज्यादा दाम में पहुंच रहा नहीं है। जैसे ये चीज यहाँ था, यहाँ कोई खरीदने वाले नहीं, यहाँ खरीदने वाले तो है, लेकिन क्योंकि रेट महंगी हो गई तो ये अपने जैसे खरीदने वाले मान लो तो खरीद रहे हैं, तो जो चीज आपके 10 रुपए की यहाँ आते आते 20 रुपए की होगी, तो रेट भी बढ़ गई, और फिर भी जो है अब रेट बढ़ती है तो लोग कम खरीदते हैं, ये भी समस्या आती है। तो कुल मिला के फिर ये अल्टीमेटली खराब हो जाती है चीजें, तुड़ाई के समय खराब होता है ज्यादातर, तो तुड़ाई की। एक चीज और है कि फल सब्जियों की प्रकृति होती है पेरिशेबल। कैसी होती है, पेरिशेबल का मतलब होता है जल्दी खराब होने वाले। जैसे आपने गेहूं की कटाई कर दी, क्या गेहूं 3-4 दिन में खराब हो जाएगा, गेहूं का तो कहीं टाइम तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। टमाटर और कोई फल वगैरह खराब हो जाएंगे, तो फल सब्जियां जो होती है गाइस, वो जल्दी खराब होने वाली प्रकृति की होती है, इसलिए आप ज्यादा दिन तक इनको ले जा नहीं सकते हो। अब विकसित देशों में क्या है, विकसित देशों में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, क्या है, वहां किसान अपने उत्पाद को ठंडे माहौल के अंदर भंडारण करने की सुविधा है, कम से कम चार्ज में, तो भाव नहीं मिल रहा तो वहां भंडारण करने की सुविधा है, तो वहां पे कम तापमान में खराब नहीं होती चीजें। भारत में तो भंडारण करने की जगह नहीं है, तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ही नहीं दिया इतने सालों से, तो ये हालतें खराब है। इसलिए क्या होता है कि इतना सारा उत्पाद बिना किसी उपयोग के क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हम खाली कुल उत्पादन का 2 से 3% ही हम लोग परिरक्षित कर पाते। भारत में जितना भी फल सब्जी होता है उसका हम खाली कितना परसेंट परिरक्षित कर पा रहे हैं, 2 से 3, जबकि विकसित देश कितना कर लेते हैं, 70 से 80%। इसके बारे में और बात करेंगे। अभी आप एक लाइन लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो स्टार बना के,
फल परिरक्षण में एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, क्वेश्चन टाइप में लिख लेना या ऐसे लाइन लिख लो। 25 से 30% फल सब्जियां, 25 से 30% फल सब्जियां भारत में बिना उपयोग के नष्ट हो जाती है। 25 से 30% फल सब्जियां भारत में बिना उपयोग के नष्ट हो जाती। इसको बोलते हैं तुड़ाई उपरांत होने वाला नुकसान। 25 से 30% फल सब्जियां भारत में बिना किसी उपयोग के नष्ट हो जाती। सेकंड लिखो, दूसरा पॉइंट लिखोगे, लिखो भारत में कुल फल सब्जी उत्पादन का, भारत में कुल फल सब्जी उत्पादन का 2 से 3% भाग ही परिरक्षित किया जाता है। भारत में कुल फल सब्जी उत्पादन का 2 से 3% ही परिरक्षित किया जाता है। 2 से 3% ही परिरक्षित किया जाता है। भारत में फल सब्जी के कुल उत्पादन का 2 से 3% ही परिरक्षित किया जाता है। जबकि विकसित देशों में यह मात्रा 70 से 80% तक है। जबकि विकसित देशों में यह मात्रा 70 से 80% तक है। जबकि विकसित देशों में यह मात्रा 70 से 80% तक है। मतलब हम खाली कुल माना कि 100 किलो टमाटर हुए, 100 किलो में से 25 से 30 किलो तो खराब हो गए, उत्पादन करते समय हो गए, भंडारण के समय हो गए, ले जाते समय हो गए, ठीक है, खाने से पहले हो गए खराब। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेना, आप ध्यान रखना, जैसे कि 25 से 30 किलो सब्जियों को खराब तो हो गया, अब इसको नए सिरे से पैदा करेंगे अपन। एक तो इतना खराब हो रहा है, किसी को वापस पैदा करेंगे, उसमें जितने पैसे लगेंगे उसके 1/5 भाग में, यानी कि इतना नया पैदा करने में 500 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन अगर इसी को हम बचा लेते हैं तो वो 100 रुपए में हो जाएगा। मेरी बात को समझे? नए सिरे से 25 से 30% और उत्पादन करेंगे तो उसमें जो खर्चा आएगा ना, उसका हम लोग 5वें भाग के खर्चे में ही इसको भंडारण कर सकते हैं। फायदा है नहीं? तो नया उत्पादन करने में पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उसी को नहीं बचा पा रहे। ये हिंदुस्तान में समस्या। ये टॉपिक और भी बहुत सारा लंबा है, इसमें और हम फॉलोइंग क्लास में बात करेंगे। क्या आपने कुछ पढ़ा? अब ऐसा क्यों है कि भारत सरकार को इस उद्योग के ऊपर इतना ध्यान देने की आवश्यकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार। भारत सरकार की योजना भी है, उसका नाम है पीएम संपदा। क्या नाम है? जो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए है भारत सरकार की योजना। राजस्थान सरकार भी इस पर काम कर रही है। एक्चुअली जो फल परिरक्षण है उसका कई प्रकार का महत्व है। क्या है गाइस? कई तरीके से महत्व है इस उद्योग का। फल परिरक्षण जो इंडस्ट्री है, अगर किसी इलाके में ये इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ साथ बाकी सब काम धंधे, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। कोई उद्योग धंधा लगता है ना, उसके आसपास पूरी की पूरी इंडस्ट्री घूमेगी। तो इसका अलग अलग तरीके से महत्व है। सबसे पहले है आर्थिक महत्व। क्या है गाइस? यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके अलावा उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, औद्योगिक महत्व। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा हम लोग कर देते हैं तो जो प्रसंस्कृत पदार्थ होते हैं उनका हम लोग निर्यात करते हैं। क्या करते हैं गाइस? दूसरे देशों को। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। निर्यात करने को बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा आवाज कम आ रही क्या? ऑनलाइन वालों को क्यों नहीं आ रही? सर आप दिख नहीं रहे हो, यूं कह रहे हैं। मैं कैसे, मैं नहीं दिख रहा हूं क्या? ऐसा कैसे हो रहा? अभी भी नहीं दिख रहा हो तो नहीं दिखता तो कम से कम बोर्ड पे लिखा हुआ वो दिखता। कैसे पता चलेगा अपने को? है तो ऐसा है कि जो फल परिरक्षण उद्योग है उसका आर्थिक महत्व, औद्योगिक महत्व, निर्यात में महत्व, रोजगार सृजन। क्या है गाइस? रोजगार की उपलब्धता, रोजगार सृजन। इसके अलावा संतुलित आहार, संतुलित आहार में महत्व। इसके मैं थोड़ा छोटे बता रहा हूँ, ये इसको बताने में भी 1 घंटा जा सकता। एक्चुअली जब हम खाद्य प्रसंस्करण जो है या किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसकी रेट बढ़ती। टमाटर माना कि 10 रुपए किलो है और उससे सॉस बनाते हैं तो 100 रुपए किलो। टमाटर का चिप्स और महंगा जाता है, और कोई भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आर्थिक संबलता आती। एक उद्योग बढ़ने से, माना कि ये उद्योग है, ये फल परिरक्षण की इकाई। क्या है गाइस? फल परिरक्षण की यूनिट। तो फल परिरक्षण, एक तो मेरे नंबर ने पूरी धरती पे हो गए इसलिए फोन आते रहते 24 घंटे। हेलो, फिर हमें सुधार है। अब छाता बूझने के लिए फोन कर रहे थे हैं? चलो इधर। अब ऐसा है, ये फल परिरक्षण उद्योग की एक यूनिट है कोई भी। अब अगर ये उद्योग बढ़ेगा ना तो इसके आसपास के सभी काम धंधे बढ़ेंगे। जैसे कि इसमें सामग्री चाहिए, अलग अलग प्रकार की मशीनें चाहिए, रंग चाहिए, परिरक्षक पदार्थ चाहिए और दूसरी मशीनें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए इसमें। तो इसको जो जो भी सामान चाहिए उन सभी उद्योगों को भी बढ़ावा मिले।
अगर बहुत अच्छा उत्पाद हम बना लेंगे तो हम उसको बाहर के देशों में निर्यात कर सकते। निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा मिलती है। क्या मिलता है गाइस? और विदेशी मुद्रा अगर मिलेगी तो उससे क्या देश की ताकत बढ़ेगी, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। उससे विदेशी मुद्रा मिल रही तो देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार आता है। भारत के पास में विदेशी मुद्रा लगभग 700 बिलियन डॉलर है। कितनी है भारत के पास में? इतनी विदेशी मुद्रा है। तो ऐसा जो है इसकी ताकत बढ़ती है। मतलब तो हम अच्छा करेंगे तब लोगों को रोजगार मिलता है, काम करने वाले लोग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, कुशल अकुशल अलग अलग प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता रहती है। तो सब तरीके का फायदा मिलता है। अगर हम अच्छे तरीके से परिरक्षण कर लेते हैं तो साल भर के लिए अपने पास में उत्पाद रह जाता है। जैसे कोई आपातकाल स्थिति में काम आता है, आपातकाल में भी काम आता है। जैसे कोई बाढ़ आ गई, अब लोग छत के ऊपर खड़े हैं, खाने के लिए कुछ दो, तो आटा वाटा फेंकेंगे थोड़ी ऊपर से, तो पैक्ड प्रोडक्ट भेजते हैं अपन। तो प्रसंस्कृत उत्पाद तो फेंक सकते हैं अपन उसमें हर तरीके से। ऐसे कुछ फल होते हैं भारत में जो जंगली में होते, जंगली है, जैसे पीलू है, जैसे कि टीमरू है, करोंदा है, जामुन है, आंवला, ऐसे फल जो जंगली कहे जाते हैं, लेकिन उनमें पोषक तत्व अच्छे होते हैं। तो उनसे हम पानक बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं और हम लोग जो है पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो एक इंडस्ट्री बढ़ने के साथ साथ में सभी तरीके के फायदे होते हैं, ठीक है ना। जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट का काम शिक्षा देने का है, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ। तो रॉयल तो शिक्षा देता है खाली, इसी तरीके से ये इंडस्ट्री तो खाली टमाटर का सॉस केचप ऐसा कुछ बना रही, बाकी किस तरीके से काम धंधे बढ़ते हैं। जब रॉयल यहाँ उदयपुर में आया था, रॉयल 2011 में स्थापना है, तो हम तो बाद में आए थे, तो यहाँ कुछ नहीं था उस समय भी, खाली वो सामने वाली एक बिल्डिंग थी, इधर मकान वकान भी नहीं था, जंगल टाइप, आगे बहुत कम, रघुनाथपुरा तो कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे इतनी बिल्डिंगें बनी, ये सब डेवलपमेंट आगे बचे। इतने कैमरे चाहिए अपने को, इतनी एलईडी चाहिए, इतने पंखे चाहिए, ऐसी लगी एलईडी, बोर्ड सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इन सभी उद्योगों को भी तो फायदा हो रहा है। तो एक इंडस्ट्री आने से बहुत ज्यादा विकास होता है चारों तरफ। तो फल परिरक्षण का बड़े स्तर पर महत्व है और फल सब्जियों को खराब होने से भी तो हम बचा पा रहे हैं ये सब। अब आप लोग आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। अब फल परिरक्षण तो चलो, जब अंग्रेज थे ना, अंग्रेज तब से ही फल परिरक्षण की शुरुआत तो कर दी थी। तो 1920 में बंबई यानी मुंबई के अंदर अंग्रेजों ने पहली परिरक्षण उद्योगशाला स्थापित की थी। प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला या इंडस्ट्री या प्रयोगशाला ये वहां पे स्थापित की गई। धीरे धीरे देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 के बाद में इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया भाई। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तब इस इंडस्ट्री को बहुत महत्व मिला कि फल परिरक्षण कितना जरूरी है। क्योंकि सेना जब कई दिनों तक लड़ती है ना, दूर दूर लड़ती है, तो क्या 6-6 महीने तक दूर रहना पड़ता है घर से। तो किसी और देश में लड़ रहे हैं विश्व युद्ध में, यहाँ हो रहा वहां हो रहा, तो खाने के लिए सामग्री चाहिए। तो उनको लगा यार कि भाई परिरक्षित पदार्थों का कितना महत्व है, अभी रहना कितना महत्व है। तो ऐसे में इस क्षेत्र को बढ़ावा मिला पूरी दुनिया भर में ही कि यार युद्ध होता है तो कितनी पैकिंग सामग्री की जरूरत पड़ती। फिर 1947 के बाद में भारत ने भी क्या किया, निर्यात, मतलब हम आयात करते थे ना बाहर के देशों से, तो आयात पे सरकार ने रोक लगा दी कि अब हम आयात नहीं करेंगे, खुद ही करेंगे ऐसे। तो फिर धीरे धीरे अपना यहाँ बढ़ावा मिलने लगा और अपने यहाँ भी प्रोत्साहन दिया, सरकार ने खुद ने प्रोत्साहन देना चालू किया धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे धीरे धीरे काम होता रहा। 1949 के अंदर लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट खुला था, उसका नाम था फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंडस्ट्री। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, परिरक्षण को प्रिजर्वेशन कहते हैं, एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन और कैनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, इंस्टीट्यूट ये लखनऊ के अंदर। फिर 1950 में मैसूर कर्नाटक के अंदर वो संस्थान खुला, बताओ कौन सा था? CFTR, इसका नाम याद है तुम्हें? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पहले लिखा रखा मैंने। तो 1950 में मैसूर में CFTR खुला। फिर धीरे धीरे क्या कानून की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो भारत के लोग मानने वाले नहीं है, तो बहुत मिलावट होती थी, कोई मान ही नहीं रहा था। शिक्षा आज भी भारत में तो बहुत हालत खराब है, भारत की हालत इतनी अच्छी थोड़ी। आज भारत के दुनिया में सबसे खराब देशों में से एक, ओवरऑल तो अच्छा है। अब मैं बुराई करूंगा तो फिर वो गालियां पड़ेगी मेरे को। मैंने क्या करा, मैंने एक दिन, अभी कुत्तों के ऊपर दो मुद्दे बहुत चल रहे, जैसे कुत्ते काटते हैं ना, ये मुद्दा भी देश भर में उठा हुआ है। जैसे कि कुत्तों का आतंक है हिंदुस्तान। दिल्ली के अंदर एक दिन के 2000 कुत्ते काटने के केस आते। दिल्ली के अंदर लगभग 12-15 लाख कुत्ते हैं, पूरे भारत में 12 करोड़ कुत्ते हैं, क्या समझे तुम? तो ये कुत्तों पे सरकार पॉलिसी बना रही है, कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहले पड़े हुए, दिल्ली ने बना रखे, अलग अलग राज्यों ने बना रखे, काम नहीं हो रहा उसमें। अब सबसे बड़ा आतंक है गली में कुत्ते, आवारा कुत्तों का है, और जो पालतू कुत्ते हैं उनका भी आतंक है। लोग बात क्या करते हैं कि शाम को उसको घुमाने निकलते हैं भागे से, तो वो क्या है, जहां पर भी घुमा देना तो बाकी लोगों को संभल के निकलना पड़ा, वो किसी को भी काट ले, किसी का, ये बहुत बड़ा आतंक है। मतलब मैं खुद भी इसे हो चुका कई बार, आप कहीं भी जा रहे हो वो कुत्ते लेकर घुमा रहा है इधर उधर। तो मैंने क्या एक दिन गलती से लिख दिया, तो एक ऐसे न्यूज के नीचे लिख दिया, मैंने कहा कुत्ते पालने वाले भी कुत्ते ऐसे लिख दिया बड़ा। तो उसमें क्या मेरे को गालियां पड़ी। फिर उस कमेंट में वापस कमेंट आते लोगों के, तो कमेंट आता है, भाई साहब मैंने एक दिन चेक किया वापस, और सब लोगों ने गालियां निकाल रखी मेरे को कि मतलब ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर कुत्ते, वो उसमें यही कह रहे हैं, सरकार भी ये कह रही है कि अगर आपको कुत्ते पालने हैं, आप अगर एनिमल लवर हो तो आप घर में करो, प्यार करो, कुत्तों को कौन मना कर। लेकिन आप सड़क पर अगर जा रहे हो और लोगों को परेशान हो रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है, गलत है इस तरीके से। तो अपने यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, लोगों की आदतें भी बहुत खराब है। तो 1954 से ही मिलावट का काम अपने यहाँ तो खूब ही हो रहा था पहले। तो 1954 में एक एक्ट लागू किया था भारत सरकार ने, उसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एडल्ट्रेशन एक्ट, इसको कहते हैं मिलावट वाला। एडल्ट्रेशन शब्द का मतलब होता है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं अपन? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये इसको हम लोग बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, PFA, फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट।
तो ये एक्ट 1954 में लागू हुआ, तो थोड़ा तेज कानून कायदे बने सिस्टमेटिक तरीके से। 1955 में फिर अलग अलग तरीके के कानून खुले, जिसमें था आवश्यक वस्तु अधिनियम। क्या था गाइस? आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, इसके अंदर कई बातें और सेटल हुई। अधिनियम, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर इसको बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसमें भी एग्रीकल्चर के कई सब्जेक्ट रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह कई सारी चीजें। इसी के अंदर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर में ही अपना फल उत्पाद आदेश भी पास हुआ। फल उत्पाद आदेश, फल उत्पाद आदेश, इसको बोलते हैं फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत आता है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इसको एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ 1955। सही नहीं? इसके तहत बहुत कानून बने। यहाँ फला फला केमिकल काम में ले सकते हो, कम से कम खाने योग्य भाग इतना होना चाहिए, रंग ज्यादा नहीं मिला सकते, केमिकल ज्यादा काम में नहीं ले सकते, फालतू के जितने भी जो है चीजें थी उन सबको इसमें अंडर में ले लिया। ऐसे और कानून बनते गए, अभी भी सुधार होते रहते हैं इसमें। 2006 में वो कानून बना था, कौन सा? हाँ, वो खाद्य सुरक्षा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, हिंदी में लिख दूं क्या इसको? उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, एवं मानक अधिनियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट या स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट। ये अधिनियम बनाने का काम जो है भारत सरकार का होता है। अधिनियम कौन बनाता है? भारत सरकार। खैर ऐसा नहीं कि भारत सरकार ही बनाती है सबके ऊपर, अधिनियम बनाने का काम केंद्र सरकार। जो संविधान है ना, भारत का संविधान, भारत का संविधान जानते हो? संविधान, तो हिंदुस्तान में जो भी काम होते हैं वो संविधान के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, तो संविधान के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो संविधान में अलग अलग विषय है उसमें। एक लिस्ट ऐसी है जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट, संघ सूची। एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची। और एक उसके अंदर जो है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, या उसको हम लोग जो है हिंदी में उसका पता नाम कुछ और नाम है, समवर्ती सूची है ना, कॉन्करेंट बोलते हैं अंग्रेजी में है। हाँ, ऐसे करते हैं। तो अब यूनियन लिस्ट जो ऐसे विषय आते हैं इसमें, तो इसके अंदर खाली केंद्र सरकारी कानून बनाती है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स। खाली पार्लियामेंट का मतलब संसद कानून बनाती है, इसमें राज्यों की विधानसभाएं कानून बनाती है और इसके अंदर दोनों मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या होता है कि कृषि तो राज्य सूची का विषय क्या है, एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट। तो ये जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से कई दिक्कतें आती है भारत सरकार को। केंद्र सरकार कोई अच्छी चीज किसानों के लिए करना चाहती है। अब लफड़े क्या होते हैं, जैसे ये भारत, ये दिल्ली है, दिल्ली में तो बीजेपी सरकार है। ठीक है, पता चला मान लो कि यहाँ पश्चिम बंगाल में उस तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तो ये अलग है, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, यहाँ बीजेपी। अब बीजेपी कोई कानून बना रही है ऐसा, तो ये वाले मानेंगे नहीं, जहां पे बीजेपी नहीं है वो लोग नहीं मानेंगे। अब अरे ऑनलाइन वाले अभी चुप रहो, फिर बात करूंगा मैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अब और कानून फिर बनते हैं तो फिर सबको मानना अनिवार्य रहता है। कानून बनने के बाद ही काम होता है, इसीलिए तो कहते हैं इस पे कानून बनाओ, कानून बनाओ, फला ढिंका धमाका, बहुत सारी बात। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग पहले तो काम करो कि ये महत्व लिख लो, 12th की किताब के पॉइंट है सारे। तो महत्व में 5 पॉइंट फटाफट लिख लेंगे, उसके बाद में वो सामान्य जानकारी लिख लेना, सब जगह हो तो बात बने। और राजस्थान में वो अलग अलग मैटर हुए थे अपने यहाँ पर भी, कोई किसी को ठोका, सिद्धू मूसे वाले को मार दिया लोग हैं। अब बताओ आप कौन आदमी? दिसंबर 2019, मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत। मैं अशोक गहलोत का फैन हूँ, हाँ, लेकिन मैं कांग्रेस को वोट कभी देता हूँ कभी नहीं भी देता हूँ, क्योंकि मेरे को ठीक लगता है वैसे उस पार्टी को वोट देता हूँ। मैं थोड़ा ऐसे स्वार्थी आदमी हूँ, मेरे को जो मेरे एरिया का आदमी अच्छा लगता है उस विधायक को देता हूँ। जैसे मैंने कभी बीजेपी को दिया, कभी कांग्रेस को दिया, अलग अलग पार्टी के साथ। तो अब उसमें हुआ, लेकिन अशोक गहलोत का लेवल है देखो, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के आदमी, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल है उनका। ठीक है, हाँ। अब लिखो आगे, राजस्थान, इसके आगे लिखो, ये तारीख लिख ली तुमने, इसके आगे लाइन लिखो, राजस्थान, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, ऐसे लिखो पूरा, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कोमा कृषि व्यवसाय, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, प्रोत्साहन नीति। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अशोक गहलोत के द्वारा 2019, इसके बाद में इसके संशोधन भी हुए, लेकिन ये 2019 में लागू हुई। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कई लाखों से लेकर करोड़ तक की सब्सिडी है। सरकार इसमें प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है, कृषि व्यवसाय को, और इसमें निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ। एक मार्क हमने लिख रखा, एक मार्क एक्ट भी 1937 की। एक मार्क का नाम सुना? एक मार्क, इसके नीचे लिख लो, लाइक ऐसे लिखो, एक मार्क, ऐसे लिखो, एक मार्क। ये भी एक कानून है। ठीक है, लिखो आगे, एक मार्क। ये क्वालिटी कंट्रोल करता है एग्रीकल्चर में। लिखो ऐसे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोष्टक में लिखना ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, मार्केटिंग एक्ट 1937। ये एफएसओ के अंदर आया हुआ है, एक मार्क। तो एक मार्क जो कानून लागू हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, 1937। ठीक है,
तो इसी एक्ट के अंदर वो लैब खुली थी, वो भी इसके अंडर ही है। 1937 में नागपुर में लैब है। कहाँ है? ये पॉलिसी आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वो ये डबल ओ में आएगी। लेकिन इस बार इसको डबल ओ में लिख सकते हो आप, डबल ओ 2025 आ सकती है। अब पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आ जाओ तो आ जाओ। है डबल ओ का पेपर अभी अक्टूबर में होगा है। अब कौन कौन देगा तुम्हारे में से? इससे क्वेश्चन आ सकता है एक, समझ गए? अब लिखो फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां। फल परिरक्षण के सिद्धांत व विधियां। फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। अब अगला टॉपिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। क्या हुआ? अब मेगा फूड पार्क का तो अपने इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लिखा देंगे और कहीं से। कितने बताओ? 4 है। 4 कहां है बताओ? जोधपुर, कोटा, अलवर साइड। मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना। जब तक नहीं बता सकते तो और उसको तो मैं देख के बता दूंगा, अपने सिलेबस में नहीं है वो तो क्या करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज है। चलो अब इसमें सिद्धांत और विधियां है। अब यहां से आपका एक और अगला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा वाला स्टार्ट हो रहा है। मैं पहले तो आपको एक टेबल बनवाऊंगा, ठीक है? 2 प्रकार की विधियां हैं। कुछ तो है अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां, अस्थायी को बोलते हैं टेम्परेरी। क्या बोलते हैं गाइस? टेम्परेरी मेथड्स। और कुछ है परमानेंट। ये मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। स्थायी विधियां, स्थायी विधियां, स्थायी विधियों को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेथड्स। ये तो है टेम्परेरी मेथड्स, टेम्परेरी मेथड्स, और ये है परमानेंट मेथड्स, परमानेंट मेथड्स। तो 2 प्रकार की विधियां हैं। इन दोनों प्रकार की विधियों को आपको याद रखना चाहिए। कभी ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि स्थायी कौन सी है, अस्थायी कौन सी। अस्थायी से तात्पर्य है कि इसमें हम फल सब्जियों को कुछ दिनों से कुछ महीनों तक भंडारण कर देते हैं, या खाली कुछ महीनों तक, कुछ महीनों से कुछ सालों तक। समझ रहे हो? अस्थायी विधियां का मतलब कुछ दिनों से कुछ महीनों तक, और उसके अंदर कुछ महीनों से सालों तक, कुछ सालों तक भंडारण कर सकते हैं। अस्थायी विधियों की लिस्ट बनाओ फटाक से। अस्थायी विधियों में सबसे पहले लिखो स्वच्छता। स्वच्छता बोले तो अरोगाणुता। ए नहीं अरोगाणुता। अरोगाणुता को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी भी इसकी याद रखनी, असेप्सिस। ये एग्जाम में आता है असेप्सिस। तो एक विधि तो असेप्सिस होगी। एक दूसरे लिखना कम तापमान द्वारा, कम तापमान द्वारा। तीसरा लिखना है अधिक तापमान द्वारा या उच्च तापमान द्वारा, अधिक तापमान द्वारा या उच्च तापक्रम द्वारा। उसके बाद में लिखते जाओ नमी निष्कासन, नमी निष्कासन, वायु निष्कासन, वायु निष्कासन। वायु निष्कासन को हम लोग बोलते हैं निर्वात, एग्जॉस्टिंग या निर्वात। जहां मैं आगे लिख दूंगा अंग्रेजी, तो जहां अंग्रेजी लिखूंगा वहां आप लोग भी लिखना। और एक यहां लिखो मृदु परिरक्षकों का प्रयोग, मृदु परिरक्षकों, मृदु परिरक्षकों का, मृदु परिरक्षकों का प्रयोग, मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। ऐसे लिखो मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। स्थायी विधियों में एंटर कर रहे हैं बेटा, स्थायी विधियां लिखेंगे इस साइड। स्थायी विधियों में सबसे पहले लिखो सुखाना, सुखाना या, सुखाना या निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। ठीक है, सुखाना या निर्जलीकरण। ऐसे लिखो सुखाना या निर्जलीकरण। दूसरा लिखो सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग, सामान्य परिरक्षक या परिरक्षकों का प्रयोग। सामान्य परिरक्षकों को बोलते हैं क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव, क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव। सामान्य परिरक्षकों को बोला जाता है क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। आराम से लिखना, कोई देखे, इन सबको एक एक करके वापस पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। फिर लिखो आगे रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग, रासायनिक, रासायनिक परिरक्षक, रासायनिक परिरक्षकों को बोलें क्लास सेकंड, क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद लिखो किण्वन, किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन, अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। तो ये लो भाई साहब किण्वन। उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, उसको बोला जाता है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन। उसके अलावा है विकिरणों द्वारा, विकिरणों द्वारा, विकिरण के द्वारा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशंस, बाय रेडिएशंस। तो ये तो हम खाली टेबल बना रहे हैं, इसके बाद में हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ऐसे टेबल बना के टेबल बंद कर दो, ठीक है? सर 1100 पद आ गए, 1100 पद आ गए तो बढ़िया है। वो तो आने ही वाले थे, क्या अपने को पता नहीं था क्या? वो तो अपन के, क्या मैंने कभी ये थोड़ी बोला 1100 आएंगे? कभी क्लास में बोला कि नहीं बोला? बहुत बार बोला है। ठीक है, पढ़ेंगे तो अस्थायी में, लेकिन वो है स्थायी में। जीवाणु विहीनीकरण, ऐसे लिखो जीवाणु विहीनीकरण, जीवाणु विहीनीकरण बोले तो स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। जीवाणु विहीनीकरण को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अब इस टेबल को बंद कर दो।
स्थायी और अस्थायी विधियां, ये तो अपन ने टेबल बनाते तो भी चलता, नहीं बनाते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन हमने बना दी ताकि किसी किताब में नहीं लिखी हुई, अपन ने देख के बना रखी है ताकि हम कभी प्रश्न आ जाए कि स्थायी कौन सी अस्थायी कौन सी, तो आइडिया रहेगा। अब आप लोग टेबल बंद कर दो, आगे लिखो फल सब्जियों के खराब होने के कारण। दो लाइनें छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिखो आगे, फल सब्जियों के खराब होने के कारण। पहले ये बोर्ड वाला लिखना है मैटर, उसके बाद हो गया। सबने लिख लिया था बेटा। अब आपको टॉपिक डालना है फल सब्जियों के खराब होने के कारण। फल सब्जियों के खराब होने के कारण। ऐसा क्यों है कि फल सब्जियां खराब हो जाती? तो खराब होने के कारण जो है वो मुख्य रूप से तीन है। एक तो जैसे आप खेत से फल सब्जी को तोड़ते हो और फिर उसके बाद में उसमें पानी की कमी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सूखना। उसको बोलते हैं बेटा सूखना, या उसको हम लोग बोलते हैं शुष्कन। क्या बोलेंगे? शुष्कन। अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइंग। आगे आगे बताओ, ड्राइंग तो सबको आता है। डेसिकेशन, क्या बोलते हैं उसको? डेसिकेशन। ड्राइंग। फल को तोड़ा आपने खेत से, अब नमी की मात्रा कम होगी धूप की वजह से, तो तापमान बढ़ता है, ये टमाटर तो धूप पानी कम होता है तो मुरझा जाता है, खराब हो जाता है। तो एक कारण तो यह है कि सूख जाता है, ठीक है। दूसरा लिखो एंजाइम, लिखो एंजाइम क्रियाविधि या एंजाइमों की क्रियाविधि। एंजाइमों की क्रियाविधि, क्रियाविधि व रासायनिक अभिक्रियाएं, व रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। फलों के अंदर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनके अंदर आपस में रिएक्शन वगैरह होती रहती है, कई सारे एंजाइम भी होते हैं। तो वो एंजाइम वातावरण के साथ अभिक्रिया करके फिर खराब मतलब सड़ा देते हैं। तो इसमें एंजाइम जिम्मेदार है। जैसे वो पीपीओ पढ़ेंगे अपन, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम पढ़ा था ना बैंगन में, तो भूरापन हो जाता है ना, काला काला हो जाता है, सड़ जाता है, या और कोई ना कोई केमिकल इधर उधर बदलता रहता है जैसे, है ना। तो इनके बीच में भी फलों के अंदर तो कई क्रियाएं होती हैं, कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, फैट, प्रोटीन, ऐसे अलग अलग तरीके के रिएक्शन होने की वजह से खराब होता है। सबसे खास कारण है सूक्ष्म जीवों द्वारा। सबसे मुख्य कारण होता है सूक्ष्म जीव। क्या है गाइस? सूक्ष्म जीवों से फल सब्जियां खराब होती हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर आप याद रखना चाहो, जैसे ज्यादातर फल जो खराब होते हैं ना, अधिकतम वो एक कवक से होते हैं ज्यादातर केस में, वो है पेनिसिलियम स्पीसीज। ऐसे लिखो पेनिसिलियम, इंपॉर्टेंट नहीं है ना तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। पेनिसिलियम स्पीसीज जो है अलग अलग प्रकार की सड़न पैदा करते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलियम जो है कवक, कवक का मतलब ये एक तरीके से मोल्ड है, मोल्ड, MOULD, मोल्ड, यानी फफूंद। फफूंद है, खमीर है और जीवाणु, ये खराब करते हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से खराब करते हैं? फफूंद। फफूंद, फफूंद को बोलते हैं मोल्ड। ये एक तरीके से कवक से मिलते जुलते हैं सब, मोल्ड। और एक इसके अंदर है खमीर, खमीर को बोलते हैं यीस्ट। यीस्ट, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये ज्यादातर केस में खराबा उत्पन्न करते हैं, जीवाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। समझ गए? शाबाश, बैक्टीरिया। तो इनकी वजह से खराब होता है। सब्जियां ज्यादातर जो खराब होती हैं, सब्जियां, तो सब्जियां जो मुख्य रूप से खराब होती है बेटा, सब्जियां, उस सब्जियों में एक बीमारी होती है, वो होती है, वो जीवाणु जनित है, जीवाणु। उस जीवाणु जनित बीमारी का नाम है सॉफ्ट रोट। क्या है गाइस? ये बीमारी होती है, हमने पहले पढ़ रखा है कवक का नाम, ये जीवाणु का नाम कहां पढ़ रखा बताओ? जैसे गाजर में सॉफ्ट रोट होता है, सड़न भंडारण में होती है प्रॉब्लम। गोभी वर्ग में पढ़ा ना, सॉफ्ट रोट, कर्ड रोट। जीवाणु का नाम लिख रखा हमने, इरविनिया केरेटोगोरा। याद है तुम्हें? तो ये इरविनिया केरेटोगोरा, इरविनिया केरेटोगोरा, केरेटोगोरा। तो इरविनिया केरेटोगोरा के कारण ये सब्जियों में ज्यादातर सॉफ्ट रोट हो जाती है सड़न तोड़ने के पश्चात, ठीक है। तो ये ज्यादातर नुकसान पहुंचा, इरविनिया केरेटोगोरा। और ऊपर लिखा रखा है मैंने फफूंद का नाम पेनिसिलियम स्पीसीज। ओके, गुड। तो ये इन तीन कारणों से फल सब्जियां खराब होती है। डेसिकेशन हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सही नहीं? अब अपने ऊपर जो विधियां पड़ी थी ना, अब आप लोग लिखो अस्थायी परिरक्षण। अब टॉपिक डालो, ये पहले इसको लिखने दो, है ना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, पहले इसको लिखो। आप लोग थक थोड़ी गए तुम लोग? थक गए क्या? ऐसे कैसे थक सकते हो? अभी तो आए हो, कितने, 8 बजे तक 3 क्लास ही आज। मेरी भी है इसके बाद 2 और। मेरी सुबह 7 बजे से होती, लेकिन बीच में ब्रेक होता है। आज ब्रेक, कभी ब्रेक होता है कभी नहीं होता है, ऐसा मिक्स चलता है। लेकिन वाह, जो मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था तो भी मैंने क्लास लेना, उसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये, और एक फिर रोज रोज छुट्टी लेना ठीक नहीं रहता, क्योंकि मेरे एग्जाम होते हैं उस दिन तो मैं ले लेता हूँ छुट्टी, और फिर रोज रोज छुट्टी लेंगे तो काम कैसे चलेगा? नहीं, तो उसमें 2 तरीके के दबाव रहते हैं, इसलिए फिर वाह, नहीं तो बहुत तकलीफ रही। 2 दिन तो क्लास लेना बहुत भारी पड़ गया। ये सबने लिख लिया होगा। सूख जाते हैं फल सब्जियां, एंजाइम की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और सूक्ष्म जीव सबसे मेन कारण। फलों में ज्यादातर कौन खराब करता है, और सब्जियों में कौन सी बीमारी होती है? तुड़ाई उपरांत जो होती है ना, तोड़ने के बाद वाली बात। किसी का छूट रहा है अभी? अब लिखो अस्थायी परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण, तो अस्थायी परिरक्षण की जो हमने विधियां पढ़ी थी उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। अस्थायी परिरक्षण यानी टेम्परेरी प्रिजर्वेशन, टेम्पोरेरी प्रिजर्वेशन, टेम्परेरी प्रिजर्वेशन। ओके,
तो ऐसे लिख लो, अस्थायी परिरक्षण में टेम्परेरी प्रिजर्वेशन। अब अस्थायी परिरक्षण की सबसे जो पहली विधि आती है, उस पहली विधि को हम लोग कहते हैं स्वच्छता। फर्स्ट विधि कहलाती है स्वच्छता। स्वच्छता, अरोगाणुता, अरोगाणुता जिसको कहते हैं असेप्सिस। असेप्सिस ये कोई अलग से विधि नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप जब परिरक्षण की शुरुआत कर रहे हो ना, तब आप लोगों को साफ सफाई रखनी है फुल। जैसे ये आपके सामने कोई भी डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आपको फल सब्जियां भंडारण करने की कोशिश कर रहे हो, ये फल सब्जियां हैं। तो आपको सबसे पहले तो इन सब्जियों को, सब्जियों में से कोई कटा फटा फल है तो उसको फेंकना है। आप समझ गए, कटा फटा है तो फेंक दिया ये लो। इसके अलावा इसमें से कोई रोगग्रस्त है, ठीक है, कोई रोग वाला तो रोग वाले को बैठा दिया। इसके अलावा कोई कीटग्रस्त है तो उसको बैठा दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको अच्छे स्वच्छ पानी से धोना है रोगग्रस्त, कीटग्रस्त या इस तरीके से कटे फटे फलों को साफ करना है, ताकि कोई सूक्ष्म जीव आए नहीं पास। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इसके आगे लिखो, इसको अंग्रेजी में तो एक ही लाइन लिखते हैं, कीपिंग आउट माइक्रोब। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख लो आप लोग, कीपिंग आउट माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीवों को शॉर्टकट में बोलते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर उसकी हिंदी लिखनी है नीचे, कीपिंग आउट माइक्रोब्स, कीपिंग आउट माइक्रोब्स। अब हिंदी में लिखो इसको, सूक्ष्म जीवों को यथासंभव दूर रखना। सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों को यथासंभव दूर रखना क्या कहलाता है, असेप्सिस, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को यथासंभव दूर रखना, इसको कहते हैं असेप्सिस, ठीक है। या इसमें यूं भी लिख सकते हैं, इसमें आप समझ गए, साफ सफाई का ध्यान रखना है, बस कुछ कर नहीं रहे इसमें। यूं भी कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों को खाद्य पदार्थों में प्रवेश को रोकना, लेकिन इतना ही लिखो अभी। अब ये लिख रहे हो तो एक नोट करके फिल्ट्रेशन और लिखो, इसी में अलग से विधि नहीं है, एक शब्द है खाली, फिल्ट्रेशन। ऐसे लिखो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों को मारना या नष्ट करना। लिखो रिमूवल ऑफ, ऐसे लिखो रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स। ऐसे लिखो सूक्ष्म जीवों को हटाना, ऐसे लिख दो, सूक्ष्म जीवों को, ऐसे जनरल, ये एग्जाम में नहीं आएगा, सूक्ष्म जीवों को हटाना। कि सूक्ष्म जीवों को हम लोग अगर हटाते हैं बिल्कुल या मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हम फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ, सही नहीं लिखा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सही लिखा मैंने, तो क्या बात कर रहा आप लोग, ये थोड़ी बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, गलत भी लिख सकता हूँ, देखो सब कुछ थोड़ी ना आता है, मैं कोई भी स्पेलिंग गलत भी लिख सकता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं चलता पता, इंग्लिश मीडियम तो मैं कैसे पता चलेगा, बेचारे सुपरवाइजर है। तो सीधा क्वेश्चन आ रखा है कि कीपिंग आउट माइक्रोब्स इज नोन एज असेप्सिस, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज फिल्ट्रेशन, सही नहीं। तो पहली विधि। अब दूसरी लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। हमने पहले कम तापमान लिखा है, अधिक तापमान, हमने पहले कम तापमान, अब लिखो कम को निम्न भी बोलते हैं, लिखो कम तापमान द्वारा। अगला पॉइंट लिखो, कम तापमान द्वारा। यहां तक तो लिख लिया होगा सबने फिल्ट्रेशन वगैरह। दूसरा लिखो, ये पहली विधि होगी अस्थायी में। अब दूसरे लिखो, क्या लिखोगे, कम तापमान द्वारा, निम्न तापमान द्वारा या कम तापमान द्वारा। इस कम तापमान द्वारा के अंदर प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। इसमें 4 विधियां आती है। कितनी विधियां आती हैं, मतलब आप अगर फल सब्जियों को कम तापमान पे भंडारण कर दोगे ना, तो सूक्ष्म जीव उसमें नष्ट हो जाएंगे, अक्रियाशील हो जाएंगे। तो इसमें 4 विधियां लिखनी है आपको। लिखो, सबसे पहले लिखो सेलार भंडारण या सेलार विधि। नंबर 1 है सेलार भंडारण। ये एग्जाम में ऐसे कैसे आता है, तुम्हारे सुपरवाइजर का पता नहीं, बड़े एग्जाम में आता है। दूसरा लिखो रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन। तीसरा है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या जिसको बोल सकते हैं हिमीकरण, फ्रीजिंग या हिमीकरण, ऐसे लिखो फ्रीजिंग या हिमीकरण। फिर लिखो आगे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, याद रख लेना रे। अब इनमें कितना तापमान होता है वो लिख रहा हूं। सेलार स्टोरेज में होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें होता है -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, तरल नाइट्रोजन में। ऐसे ये चारों विधियां बहुत ज्यादा खास है, ठीक है। ये चारों विधियां एग्जाम में ऐसे कैसे आती है, मिलान करो। तो घरों में जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है ना, उसका तापमान 0 से 5 तक होता है, उसमें भी फल सब्जियां खराब नहीं होती कुछ समय के लिए, पता है तुम्हें। तो लो टेम्परेचर पे क्या, उनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कम हो जाती है, उपापचय क्रियाएं कम हो जाती है, उसकी वजह से फल सब्जियां खराब नहीं होती, ठीक है ना बेटा। शाबाश। तारीख कितनी आज, मैंने कितने लिखी, 16 लिखी क्या, 16 लिखी। तुम तो लिखते रहो, मैं 16 को 17 कर दूंगा, मुझे कुछ देर नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे इसमें 16 को 17 करने का तरीका आता है शॉर्टकट में। ये देखो 17 करते हैं। ओके बेटा, अरे समझ रहे हो क्या, ये लिख लिया सबने। अब तीसरी विधि आपको लिखनी है अधिक तापमान द्वारा। एक तो असेप्सिस हो गया, कम तापमान हो गया। अब अस्थायी विधि पढ़ रहे हैं अपन, उसमें लिखो अधिक तापमान द्वारा। तो अधिक तापमान द्वारा जो भंडारण होता है,
उसके अंदर हाई टेम्परेचर के द्वारा, प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर के द्वारा जो परिरक्षण होगा उसके अंदर दो विधियां प्रचलन में चलती हैं। दो विधियां कौन कौन सी है उसके अंदर? एक तो है पाश्चुराइजेशन, क्या है गाइस? पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण। और एक उसमें चलती है बेटा जिसको कहते हैं निर्जमीकरण, निर्जमी, निर्जमीकरण। निर्जमीकरण को बोलते हैं जीवाणु विहीनीकरण, जीवाणु विहीनीकरण। ठीक है, तो ये दो विधियां प्रचलन में है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि इन दोनों में से ये तो अस्थायी विधि है, वो स्थायी, समझ रहे हो? जैसे ये दो विधियां लिख दी, हालांकि मैंने स्थायी, अपन स्थायी पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन ये जो परिरक्षण की विधि ये वाली जीवाणु विहीनीकरण या निर्जमीकरण, इसको स्थायी के अंदर गिना जाता है। लेकिन हम चूंकि गर्म कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसके अंदर लिख रहे हैं। इसमें तापमान रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। पाश्चुराइजेशन में चीजों को गर्म करते हैं 100 डिग्री से नीचे। निर्जमीकरण के अंदर सामान्यतः तापमान रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। तो 100 से ज्यादा पे गर्म करेंगे। ये पहली स्लाइड है, ठीक है, नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये फर्स्ट स्टार्ट किया मैंने अभी जस्ट। तो ऐसा है, पहले रिवीजन था थोड़ा। तो ऐसा है इसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो पाश्चुराइजेशन, 100 से अधिक के ऊपर जीवाणु विहीनीकरण। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव आंशिक रूप से नष्ट होते हैं। सूक्ष्म जीव आंशिक रूप से नष्ट, तो आंशिक रूप से सूक्ष्म जीव मरते हैं इसमें, सारे नहीं मरते, मतलब कम कम मरते हैं इसमें। पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, इसमें पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पूर्णतया नष्ट, ये दो इसमें फर्क है। इसमें तो सूक्ष्म जीव आंशिक रूप से मरेंगे, इसमें कंप्लीट मर जाएंगे, सारे सारे मर जाएंगे। ये परिरक्षण की अस्थायी विधि के अंतर्गत आता है, अस्थायी में, और इसको हम लोग परिरक्षण की स्थायी विधि में गिनते हैं। ठीक है, ये स्थायी विधि में गिनते हैं, उसको अस्थायी विधि। तो परिरक्षण की पाश्चुराइजेशन जो है ये अस्थायी विधि है और वो एक स्थायी विधि। ठीक है, ऐसा ये उपयोग जो होता है इनका, उपयोग या एग्जाम्पल देखें अपन, एग्जाम्पल है ना, ये लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखते जाना इसको। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है फल रसों को गर्म करना, फ्रूट जूसेस। तो फल रस होते हैं उनको गर्म करते हैं इसमें, फल रस को गर्म करना। तो फ्रूट जूसेस वगैरह होते हैं उनको गर्म करते हैं। इसमें टेम्परेचर रखते हैं 82 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रूट जूसेस वगैरह को हम 82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इधर के एग्जांपल में आता है डिब्बाबंदी। हम जब कैनिंग करेंगे तो वो कैनिंग या डिब्बाबंदी इस उदाहरण में आता है, डिब्बाबंदी। ठीक है, तो वो इसके एग्जांपल के अंदर है। या एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हैं UHT, जिसमें अपन किसी भी खाद्य पदार्थ को 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए, SEC, सेकंड। ज्यादा इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं है आपके। इसका एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो ये था, टेस्ट में भी आएगा, कि पाश्चुरीकरण में तापमान कितना रहता है। तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से इसमें नीचे रहता है, उसमें अधिक रहता है। ठीक है, ये मुख्य ये है। इसमें पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब होता है, उसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है। ये एक टेम्परेरी विधि है, वो एक परमानेंट मेथड है। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली ये अस्थायी है, ये स्थायी है, और तापमान, तो ये अधिक तापमान के द्वारा। इसको हम लोग स्थायी विधि पढ़ेंगे ना, स्थायी, वो अभी तो अस्थायी विधियां पढ़ रहे हैं, स्थायी विधि में भी आता है। तो स्थायी विधि में यही मानना है, जैसे अपन ने यहाँ लिख लिया, क्योंकि अधिक तापमान के द्वारा इसमें भी है तो उसमें भी। ठीक है ना, तो उसमें ये वाला पॉइंट तो हमने एक साथ ही लिख लिया। और अब आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये किसी छूटा क्या? इसमें आप देख रहे हो क्या, ये एग्जांपल जब डिब्बाबंदी पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे तो वो इसके एग्जांपल में आएगा, प्रोसेसिंग करेंगे जो। और ये विधि दूध वगैरह में भी चलती है। देखो, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब किसी भी वस्तु को 149 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 सेकंड के लिए गर्म करके छोड़ देते हो, तो सूक्ष्म जीव सारे मर जाते हैं उसमें। ठीक है, ऐसा। अब लिखो अगली विधि, खाली नाम लिख लेना, नहीं नाम मत लिखो, पहले ऐसे लिखो, मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। मृदु परिरक्षक पदार्थ है ना, मृदु परिरक्षक पदार्थ, इनको बोलते हैं माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स। माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स। ज्यादातर चांस है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कितने परसेंट चांस है यहां से आने का? सुपरवाइजर 2026। ठीक है, अब सुपरवाइजर 2026 में यूं है कि इसकी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मृदु का मतलब होता है कम सांद्रता। ठीक है ना, कम सांद्रता, कम सांद्रता। तो कुछ पदार्थों को हम कम सांद्रता के ऊपर काम में लेंगे, जैसे कि चीनी है। जैसे जो चीनी होती है गाइस, उसको हम 42 से 50% काम में लेते हैं अस्थायी परिरक्षण में। इसके अलावा जो नमक होता है गाइस, इसको हम लोग काम में लेते हैं 6 से 8%। जो सिरका होता है ना, सिरका, यू नो सिरका, सिरके को हम लोग काम में लेते हैं 0.5 से 1.5% की सांद्रता। तो ये वाली सांद्रता आप लोग तुरंत याद कर लेना, अस्थायी परिरक्षण। ठीक है, ये वाली सांद्रता आपको याद रखनी।
ये एग्जाम में आती है अक्सर, मतलब इनको हम कम सांद्रता में काम में ले रहे हैं। जब स्थायी परिरक्षण पढ़ेंगे ना तो ये सांद्रता 65% हो जाएगी, 65 से ऊपर। नमक की सांद्रता 15 से 20 हो जाएगी, अभी आगे लिखेंगे वापस। सिरके की हो जाएगी 2 से 3, ठीक है ना। ये तो स्थायी में है, लेकिन एग्जाम में अस्थायी का आ रहा है आजकल, तो अस्थायी का आएगा। क्यों आएगा मैं हर बार इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड, उसमें प्रश्न आया था स्टूडेंट्स कि कितनी चीनी की मात्रा अस्थायी परिरक्षक के रूप में काम करती, तो 42 से 50। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अभी इसी साल यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी कोटा का या एक यूनिवर्सिटी था, उसमें था कि सिरके की कितने प्रतिशत सांद्रता अस्थायी परिरक्षक का काम करती है, तो 0.5 से 1.5, ठीक है। सिरका एक विनेगर बोलते हैं इसको, इसमें एसिटिक एसिड आती है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है फर्मेंटेशन के द्वारा सिरका बनता है। फिर ये सिरके में होती है एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कितना है जो तो ये तुम्हें इधर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा गई, तो ये और क्या चाहिए। अब आप लोग इसके जस्ट आगे बढ़ो, और एक विधि है वायु निष्कासन। वायु निष्कासन, वायु निष्कासन को हम लोग बोलते हैं बेटा एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग, इसको निर्वात भी बोलते हैं। एक तो एग्जॉस्टिंग है और एक है नमी निष्कासन। नमी निष्कासन, ये खाली नाम नाम लिख के छोड़ दो ऐसे बस, नमी निष्कासन और वायु निष्कासन, ये विधियां अस्थायी हो गई। वायु निष्कासन का मतलब होता है डब्बे से हवा को बाहर निकालना। तो जैसे हम क्या करते हैं, डिब्बों को गर्म करते हैं। जैसे कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हम फल सब्जी या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको भरेंगे, और उसको गर्म करके हम लोग इसमें से हवा को बाहर निकाल देंगे। जब हवा बाहर निकल जाती है ना, तो उस फिर डब्बे के अंदर सूक्ष्म जीव पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हम कुछ समय तक उसको भंडारण कर सकते हैं, ठीक है। तो वायु निष्कासन भी इसी में आ गया। तो वायु निष्कासन डिब्बाबंदी में काम में आता है। तो इसके आगे लाइन लिख दो, डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत। डिब्बाबंदी आगे पढ़ेंगे, कैनिंग बोलते हैं उसको। तो डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत है, ठीक है बेटा, शाबाश। डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत, डिब्बाबंदी में ये इसके ऊपर आधारित है, डिब्बाबंदी वायु निष्कासन के ऊपर, क्योंकि वायु रहित डब्बों के अंदर हम लोग खाद्य पदार्थों को बंद करते हैं उसमें। हो गया, सब बढ़ो आगे। स्थायी परिरक्षण, ये तो अस्थायी था बेटा। अब आप लोग लिखो स्थायी परिरक्षण की विधियां या स्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण, स्थायी परिरक्षण को हम लोग कहते हैं परमानेंट प्रिजर्वेशन। परमानेंट, परमानेंट प्रिजर्वेशन। इसमें हम कुछ सालों के लिए भंडारण कर पाएंगे, ठीक है। सिद्धांत और विधियों से ये इसमें विधियां हैं परमानेंट वाली। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे जो विधि आती है उसको हम लोग कहते हैं, इसमें पहले नंबर पे जो आएगी उसको बोलेंगे अपन सुखाना या निर्जलीकरण। क्या बोलेंगे गाइस? निर्जलीकरण। सुखाना या निर्जलीकरण। सुखाने को तो बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं गाइस? सुखाने को बोला हमने ड्राइंग, और इसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। एक सेकंड के लिए सुनो ना, तुम लोग तो साथ में बेटे लिखते जा रहे हो ना, कोई बात नहीं, लिखते जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 मिनट सुनते भी जाओ। तुम लोग क्या हाइब्रिड वर्जन हो, इसलिए तुम लिख भी सकते हो साथ में, समझ भी सकते हो। हाँ, तुम छोटी चीज समझते हो क्या अपना आप। अब इनमें क्या होता है, जब आप फल सब्जियों में से नमी की मात्रा को बहुत ज्यादा कम कर लेते हो, तो ऐसे में फिर क्या सूक्ष्म जीव पैदा होने की संभावना कम हो जाती है। एंजाइम काम नहीं करते हैं, सूक्ष्म जीव काम नहीं करते। ऐसा हम लोग आज से नहीं कर रहे, प्राचीन टाइप से करते आ रहे हैं। सुखाने का काम हम आज से थोड़ी कर रहे हैं, सुखाने को ही हम लोग ड्राइंग बोलते हैं ना। ये हम लोग, ये प्राचीन विधि, प्राचीन विधि यानी बहुत सालों से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। घर पे तुम लोग जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट होते हैं उसको छत पे हम सुखा देते हैं। जैसे अपने गांव में कच्चे आम है, कच्चे आम को काटो और काट के छत पे सुखा दो, सूख जाएंगे तो भर लो डब्बे में, साल भर सब्जी बनती रहती है उससे। काचरी होती काचरी, जो भी मतलब घरों में हम अक्सर करते हैं ये। तो फल सब्जियों को काट के छत पे धूप में सुखा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई, इसका मतलब होता है धूप में सुखाना, प्राकृतिक विधि है, ठीक है। धूम नहीं, धूप, धूप में सुखाना। तो ये धूप में सुखाते हैं, और ये पुराने टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं, नमी की मात्रा को कम करते हैं। यही काम मशीनों में कर लो तो डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो यही काम हम मशीनों में करते हैं। जैसे मशीनें थी डिहाइड्रेटर, क्या बोलते हैं उनको? डिहाइड्रेटर आते हैं, ओवन वगैरह, डिहाइड्रेटर मशीनें। उन डिहाइड्रेटर मशीनों में हम लोग सुखाते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा सुपरवाइजर में, आ सकता है, आएगा नहीं, कम चांस है, लेकिन आता है अक्सर, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे कि सब्जियों को कितने तापमान पे सुखाते हैं, फलों को। तो सब्जियों को सुखाने का तापमान और फलों को सुखाने का तापमान है, सब्जियों को 60 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फलों को 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये पहले 7-8 बार बड़े बड़े एग्जाम में खूब आया हुआ क्वेश्चन। तो सब्जियां 60 याद रखोगे, सब्जियां 60 याद रहेगा। सब्जियों से 60 से 66 और फलों को 66 से 71। तो स से सब्जियां, से 60, सही नहीं? तो सब्जियों को 60 से, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हालांकि 66 भी 6 सही से आता है, लेकिन 60 में थोड़ा सा आ रहा है, सही नहीं? तो सब्जियां 60 क्या याद रखोगे, सब्जियां 60। तो ये काम हम लोग डिहाइड्रेटर, आजकल एक और बिजनेस चल रहा है, एक नया तरीका बता रहा हूँ, एक नया बिजनेस है। उसमें क्या करते हैं, जैसे संतरा, संतरे को छिलका उतारो, और उस संतरे की जो फाकें होती हैं, उनको फाकों को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट्स। तो उनको ऐसे जमा के डिहाइड्रेटर मशीन में रख देते हैं। तो उसमें अपने आप नमी कम होती रहती है, और जब उसको बाहर निकालते हैं तो बिल्कुल सूखा, जैसे उसका चूरा कर लो ऐसे। तो वो मार्केट में ऐसी कैसी पैकिंग जाती है। ऐसा सभी फल सब्जियों का होता है।
क्या समझे? तो ये भी एक नया बिजनेस चल रहा है, तो फिर उसको ताजा को पैक कर देते, नमी खत्म होगी तो सूक्ष्म जीव पता ही नहीं होगा उसको। तो ये भी एक वही तरीका है सुखाना डिहाइड्रेशन, इसको लिखना आप। और इसके जस्ट आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट। सर एलएसए के पेपर में सर्पगंधे का बॉटनिकल नाम आया था, आपने करवाया था। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सर्पगंधे का नाम तो, ये सब कॉमन चीजें होती। आप जैसे आप आज के 5 साल बाद में जब बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सामान्य सामान्य चीजें ऐसी थी जो मेरे को आती नहीं थी। क्या कई चीजें बेसिक होती है ना, जो जो पढ़ता उसको भी आती, नहीं पढ़ता उसको भी आती कई चीजें, तो वो एक्सपीरियंस वाले आदमी को आती है। जैसे कि तुम धीरे 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 समय के साथ एक्सपीरियंस होगे तो वो तुम सीख जाओगे। क्या करना है, चलाना इसको, चल तो रहा है, नहीं चल रहा है तो पंखे के नीचे बैठो ना आप लोग। हाँ अच्छा, हाँ इधर पंखा भी नहीं है, देखो तो सही है, उसको भी बंद कर दिया, पंखा भी नहीं है। मैं करता हूँ कुछ है ना, मैं भी नीचे जाऊंगा तो उनको बोल दूंगा कि चलाओ, है अभी चलाऊंगा तुरंत, लेकिन मेरे कहने से चलाएंगे थोड़ी वो, है गर्मी तो हो रही है, मेरे को भी हो रही है। आ जाओ आ जाओ शाबाश, यहां तक डन। तो एस अभी हम स्थायी विधियां चालू किया, उसमें पहली विधि होगी अपनी। इसके अलावा जीवाणु विहीनीकरण भी आएगा जो कि उसमें लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब लिखो सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग। ये लिखने के बाद लिखो सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग। सर को फोन भी नहीं लग रहा है, सबने लिख लिया होगा ये तो। हाँ तो 10 सेकंड में ये लिख लो, तब तक मैं तुम्हारे वो चलवाता हूँ। या इनको हम लोग परिरक्षक पदार्थ भी बोल सकते हैं, परिरक्षक पदार्थों का प्रयोग, सामान्य परिरक्षकों का प्रयोग, इनको बोलते हैं अपन क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। अब आप एक टेबल बनाना है ना, मैं बनाऊंगा, मेरे साथ ही बनाना, एक टेबल बनाना है इसमें, वो टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट में से है। इसमें आप लोग लिखो पहले, इधर तो लिखना है परिरक्षक का नाम, परिरक्षक, इधर आपको लिखना है सांद्रता, उसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं वो, इधर हम लोग लिखेंगे कि किस सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत, और आगे आपको लिखना है एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है ना। तो इनको हमने एक टेबल में सेट कर लिया है। ये मैंने टेबल में लिखने का काम लगभग साल भर पहले किया था, किताब में ऐसा टेबल नहीं बना रखी है, तो मैं बेटा मैंने कहा कुछ कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो है तो इनको थोड़ा अब थोड़ा व्यवस्थित हो गया, इससे क्या शॉर्ट में याद हो जाता, पिछले साल से पिछले साल मतलब। अब यहां यूं है कि परिरक्षक में पहले नंबर पे है वही वाले चीनी, वो नमक, वही चीज, चीनी नमक, चीनी नमक, सिरका, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड आती है, इसको अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं, विनेगर। और बेटा एक है इसमें ऑयल या तेल, ये। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो चीनी है, इस चीनी की सांद्रता 65% से ज्यादा काम में लेते हैं, 65 से 70, नमक की 15 से 20%, और इसकी लेते हैं 2 से 3%। सिद्धांत जो है उसमें एक है परासरण, परासरण, परासरण को अंग्रेजी में कहते हैं ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, नमक भी परासरण, परासरण, और सिरका एसिडिटी या अम्लता, अम्लता, और ये एनएरोबिक कंडीशन या अवायवीय स्थिति पैदा करता है, अवायवीय स्थिति, अवायवीय स्थिति यानी एनएरोबिक कंडीशन, ओके। अब एग्जांपल्स में चीनी जो है, चीनी में हम लोग जैम, जैसे जैम के अंदर चीनी मिलाते हैं, जैम, जेली, ठीक है, जैम, जेली, मुरब्बा, ठीक है, मार्मलेड, मार्मलेड वगैरह, कैंडी, मार्मलेड, कैंडी आदि, ठीक है ना। इसके अलावा ये हम लोग काम में लेते हैं अचार के अंदर, ठीक है। तो अचार जो होता है ना, उसके अंदर इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो अचार, अचार, अचार। मैंने कैंडी खिलाई ना कईयों को, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे ये कोई खाद्य पदार्थ का डब्बा है, ठीक है, ये माना कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है, इस फूड प्रोडक्ट में माना ये मुरब्बा है, और ये मुरब्बा आंवले से बनता है। इस मुरब्बे के अंदर आप देखोगे तो चीनी की सांद्रता मान लो 65% कितनी है, 65। अब जो सूक्ष्म जीव होता है ना, सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म जीव का मतलब जैसे माना कि बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया इसको खराब करने आया है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर भी तो कुछ न कुछ सांद्रता है, तो उसके अंदर जो पानी है बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर, और इसमें भी पानी है, क्योंकि इसकी सांद्रता बैक्टीरिया की कोशिका की सांद्रता से ज्यादा है, तो परासरण ये सिद्धांत है, परासरण एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पानी होता है ना, पानी जिसमें पानी होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में आ जाता है पानी। तो जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ टच करता है तो इसमें से जो पानी होता है ना, पानी वो पानी इधर आ जाता है, ये तुरंत मर जाता है। समझ लो, इसको परासन बोलते हैं। क्या विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती। विसरण में क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। जैसे अगरबत्ती जलाई यहाँ पे, तो अगरबत्ती का जो धुआं हो, वो धुआं जहां पहले ज्यादा कंसंट्रेशन है, जहां नहीं होगा उस साइड जाएगा। तो विसरण के अंदर, तो विसरण तो एक फिजिकल प्रोसेस है, विसरण में हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली विल्ली कुछ नहीं होती है। तो इसमें पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, जिधर नहीं होगा उधर जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो पानी होता है, विलय पानी, वो पानी जो होता है वो क्या करता है कि वो कम सांद्रता से अधिक की तरफ, उल्टा सिस्टम। एक एग्जाम्पल और बता, माना कि ये एक अंगूर का पौधा है। किसका है गाइस? अंगूर का प्लांट है। यहाँ पे काफी सारे अंगूर लग रहे हैं, ठीक है, ये अनशंड अंगूर लग रहे हैं। अंगूर में ये एक बड़ा अंगूर लग रहा है माना। अब बारिश हो रही है, बारिश के पानी में तो कोई सांद्रता थोड़ी होती है भाई, बारिश का पानी तो पानी, लेकिन अंगूर के अंदर तो शर्करा है, अंगूर के अंदर तो शुगर ही है। तो जैसे ही पानी इसको टच करेगा ना, तो वो पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ एंट्री करेगा अंदर। तो बारिश के अंदर क्या होता है, फल फट जाता है। तो जैसे जैसे बारिश होगी तो फल फटते हैं ऐसे गैस में, क्योंकि पानी अंदर एंट्री करता है। और इसके एग्जाम्पल काफी सारे ले सकते हो। जैसे एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आप लोग नमक का घोल बनाओ। किसका बनाओ? नमक का या चीनी का घोल बना दो। चीनी का घोल बहुत अच्छी मात्रा में बना लो, ठीक है, इसमें चीनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसमें आप लोग सीधे अंगूर डालो, बड़े बड़े। क्या डालेंगे अपन? अंगूर डाल दिए इसमें। अंगूर के अंदर भी सांद्रता है और विलियन में भी सांद्रता है, लेकिन विलियन की सांद्रता अंगूर की सांद्रता से ज्यादा है। समझे तुम? तो अंगूर के अंदर जो पानी है ना, वो पानी इस विलियन में आ जाएगा, अंगूर सिकुड़ जाएंगे। ये अंगूर सिकुड़ के किसमिस टाइप हो गए। एक तो ये, इसका जैसे उल्टा भी होता है। जैसे आप किसमिस लाओ और किसमिस को सीधे पानी में डाल दो, तो किसमिस को हम लोग अगर पानी, ये किसमिस है, किसमिस को आपने पानी में डाला, क्योंकि किसमिस के अंदर तो शुगर है, पानी के अंदर कुछ नहीं है, तो वो जो पानी होगा ना, वो पानी किसमिस के अंदर एंटर करेगा और किसमिस फूल के अंगूर के जैसे हो जाता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के विलियन होते हैं, जैसे हाइपोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। एक विलियन ऐसा होता है आइसोटोनिक। क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है, दोनों की सांद्रता बराबर होगी, आइसोटोनिक विलियन हो गया। ऐसा तो ऐसा अपने को याद नहीं रखना है, अपने तो खाली ये याद रखना है कि चीनी और नमक के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, परासन। अब आगे बढ़ेंगे। अब लिखो रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग। ये सामान्य परिरक्षक हो गए। अब लिखो रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग। रासायनिक यानी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग। रासायनिक परिरक्षकों हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स। क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे, ठीक है, क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स। सर आपकी बुक मेरे पास है और मैंने 43 पेज पढ़ ली अब तक। हाँ तो सही है, जो बुक है ना उसको पढ़ो और उसका प्रचार प्रसार करो। हाँ अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो बताने में क्या सर, जिसको अच्छी लगती है तो बताओ, नहीं लगती है तो किसी को मत बताना, मैं तो ये कह रहा हूं। अब यूं है, अब रासायनिक परिरक्षक तो दो है, उसमें एक तो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम, अरे रासायनिक परिरक्षकों को क्या बोलते हैं अपन, तो उसमें एक तो आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक, और एक है इसमें सोडियम बेंजोएट। एक है बेटा इसमें सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये दो है। इन दोनों परिरक्षक पदार्थों को फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के द्वारा इनको परमिट कर रखा भारत के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को मान्यता मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम और बोलते हैं, जैसे इसके सूत्र याद रखना हो तो K2S2O5, ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एक्चुअली बात यह है कि भैया मुख्य जो तत्व होता है ना इन दोनों के अंदर, इसमें तो SO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? तो इस पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मुख्य रूप से परिरक्षक तो कौन है? यही है, ये तो स्रोत है इसका, मतलब इससे ये निकलेगी अपने को। सोडियम बेंजोएट में से निकलती है बेंजोइक एसिड, तो वो मुख्य रूप से जो काम करती है परिरक्षक का वो बेंजोइक एसिड करती है। तो बेंजोइक एसिड का स्रोत चाहिए, तो सोडियम बेंजोएट में से बेंजोइक एसिड निकलती है, तो वही परिरक्षक का काम करती है, नंबर 1। दूसरा, इनकी हम कितनी कॉन्सेंट्रेशन काम में लेते हैं, सांद्रता। तो इनकी जो सांद्रता काम में ली जाती है 350 से 500 ppm। तो 350 से 500 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ज्यादातर काम में लेते हैं, और सोडियम बेंजोएट हम 600 से 1000 ppm काम में लेते हैं, ठीक है। ppm 1000 ppm का मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम मिला दो तो 1000 ppm बन जाता है। तो ये नॉर्मल सांद्रता है, ज्यादातर केस में 700 ppm काम में लेते हैं, 700 ppm। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सांद्रता अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आई है, टेस्ट में आ सकती है, एग्जाम में तुम्हारे भी नहीं आई, कह नहीं सकते लेकिन आ जाओ तो, लेकिन जनरली नहीं आती। जो आएगा वो अभी लिख रहा हूं। ये किसके खिलाफ काम करता है? ये नष्ट करता है जीवाणु को, जीवाणु प्लस फफूंद। किसको मारेगा ये? जीवाणु और फफूंद को नष्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया और मोल्ड। बैक्टीरिया प्लस मोल्ड को खत्म करता है। अरे सुन रहे हो क्या? फल सब्जियां खराब होने के वजह 3 कारण बताए थे, बैक्टीरिया, मोल्ड एंड यीस्ट। उस दिन यीस्ट। तो जीवाणु को और फफूंद को मारने का काम तो कौन करता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड, और ये मारता है खमीर को। ये खमीर को नष्ट करता है या यीस्ट को खत्म करता है, ठीक है, यीस्ट। तो ये यीस्ट को खत्म करेगा। यीस्ट में से काफी प्रश्न आते हैं, तो सबसे खास बात तो यही है, यीस्ट वाली और जीवाणु वाली। तो एक प्रश्न तो एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो किसको कौन मारेगा ये अपने को याद रखना है ऐसे। अब ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हमेशा रंगहीन उत्पादों में काम में लेते हैं। रंगहीन उत्पाद, जो जितने भी कलरलेस प्रोडक्ट होते हैं
उनके अंदर इसको काम में लेते हैं, और जितने भी रंगीन उत्पाद होते हैं उसके अंदर ये काम में लेते हैं। रंगीन उत्पाद, रंगीन उत्पाद यानी कलर्ड प्रोडक्ट। तो रंगहीन में ये, रंगीन में वो। समझ रहे हो? अब ये रंगीन में तो ये लेते हैं, रंगहीन में वो लेते हैं, ऐसा अपने को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ही पॉइंट ज्यादातर आते हैं। एक तो ये वाला नष्ट किस किस को करते हैं, और एक कौन से उत्पाद में काम में लेते हैं ये। लेकिन तुम्हारे सुपरवाइजर में क्या आएगा बताऊं? प्रश्न बताऊं एक जो आएगा सही में, तुम्हारे एक प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में काम लिया जाता है? ऑप्शन आएगा, रसायन की बात कर रहे हैं ना, ऐसे अलग अलग आएंगे, जैसे कैल्शियम सल्फेट, ऐसे अलग अलग 4 केमिकल आएंगे, उसमें से एक आएगा सोडियम बेंजोएट। समझ रहे हो? तो ये 2 रासायनिक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। इतना सरल प्रश्न आएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो कम से कम वो तो कर लेना। ये अभी 20 अप्रैल 2025 को एओ का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया कि सोडियम बेंजोएट जो होता है वो किसको नष्ट करता है? खमीर को नष्ट करता है। थोड़े दिन पहले एक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था एक प्रश्न कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड किसको मारता है? तो जीवाणु और फफूंद को मारता है। तो ये सब प्रश्न आता है। रंगीन में कौन सा लेते हैं? तो ये भी आता है प्रश्न। अब नोट करके एक लाइन लिखो। क्या हुआ? अभी लिख रहे हैं अपन, इसमें यूं करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग रंगीन पदार्थों में नहीं करते, इसका प्रयोग रंगीन में नहीं करते। रंगीन में करते हैं तो रंग उड़ा देता है, ठीक है, इसलिए इसको रंगहीन में ही करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को रंगीन में नहीं करते। अभी मैं लाइन वही तो लिखा रहा हूं, तो एक बार लाइन लिखा, ठीक है, नोट करके एक लाइन लिखो। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड अभी मैं आगे जहां पर भी आपको पूरी लाइन में लिखाऊंगा ना, वहां आप शॉर्टकट में लिख देना KMS। क्या लिखोगे? इसका मतलब है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। तो लिखो आगे, नोट में लाइन लिखो, लिखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 बोलते हैं। SO2 व पोटेशियम आयन के प्लस, ओ इंपॉर्टेंट कोड, के रूप में काम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित SO2 व पोटेशियम आयन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं या काम करते हैं, जो किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं, जो किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं। इसलिए 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 गहरे रंग वाले उत्पादों, इसलिए मैंने बोला था पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में उपस्थित पोटेशियम आयन और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो कि किसी भी रंगीन उत्पाद का रंग उड़ा देते हैं। इसलिए गहरे रंग वाले उत्पादों में, इसलिए गहरे रंग वाले उत्पादों में, उत्पादों जैसे, गहरे रंग वाले उत्पादों जैसे टमाटर का सॉस, केचप, गहरे रंग वाले उत्पादों जैसे टमाटर का सॉस, केचप, टमाटर का सॉस, केचप, टमाटर का सॉस, केचप, कोमा, गाजर, चुकंदर, गाजर, चुकंदर, जामुन, गाजर, चुकंदर, जामुन, आम, यानी रंगीन जो भी आ जाएगा इसमें, गाजर, चुकंदर, जामुन, आम आदि में, या आदि से बने उत्पादों में, आदि में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर, आदि में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के स्थान पर सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। क्या तुम लिख पा रहे हो? क्या किस किस के छूटा है वापस बोल दूंगा। तो जितने भी निष्कर्ष क्या निकला कि रंगीन उत्पादों, रंगीन जैसे टमाटर का सॉस है तो उसमें क्या मिलाएंगे अपन? जामुन से कुछ बना तो हाँ, तो जो भी रंगीन प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर हम लोग मिलाते हैं सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़ो, अब ये रंगीन, अब आप लोग अगला मेथड लिखो गाइस, किण्वन। अगली विधि लिखो इसमें, किण्वन। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। किण्वन में लिखो फर्मेंटेशन। किण्वन में क्या होता है बेटा कि एक तो होता है श्वसन, एक होता है किण्वन, दो प्रक्रियाएं होती है। तो किण्वन अच्छा भी होता है, किण्वन की वजह से वैसे तो फल सब्जियां सड़ते हैं, तो नुकसान भी होता है, तो कुछ फायदेमंद किण्वन भी होता है। तो किण्वन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे शुगर होती है ना, शर्करा, जैसे कोई शर्करा है, उस शर्करा का अपघटन होता है, ठीक है, उसका अपघटन होता है अवायवीय स्थिति में, अवायवीय स्थिति में शर्करा का अपघटन होता है
सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे कि जीवाणु है, खमीर है, उनके द्वारा, जीवाणु, खमीर, इनके द्वारा अपघटन होगा और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ अलग अलग उत्पाद बनते हैं ऐसा। तो शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होगा इसमें। तो एक लाइन लिख दो वहां पे कि शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का अवायवीय स्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन, शर्करा का अवायवीय स्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है शर्करा का अवायवीय स्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होगा और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं उसमें, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनेंगे तो अलग अलग प्रकार का किण्वन होता है। जैसे अलग अलग तरीके के किण्वन में एक होता है एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक, वो लाइन लिख ली थी सबने। किण्वन के प्रकार, पहला प्रकार है एल्कोहलिक किण्वन। बेटा एल्कोहलिक किण्वन जो होता है उसके अंदर जैसे जो खमीर काम में आता है, इसमें ईस्ट काम में आता है, ईस्ट, उसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अब सेकेरोमाइसिस सेरेविसी काम आता है, इसमें बनती है शराब, ठीक है, वाइन बनती है, वाइन। तो जो शर्करा होती है उसका इस सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटन होता है और उत्पाद के रूप में वाइन वगैरह बनती है, उसमें अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल, उत्पाद के रूप में अल्कोहल बनता है, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नंबर 1, ये सूक्ष्म जीव है। बीच में मैंने किसका नाम लिखा रही है? ये सूक्ष्म जीव का नाम लिखा, इंपोर्टेंट नहीं है। एक है इसमें फिर होता है एसिटिक एसिड किण्वन, एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किण्वन। दूसरे किण्वन का प्रकार है एसिटिक एसिड किण्वन। इसमें जो बैक्टीरिया काम में आता है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई या एसिटी, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई या एसिटोबैक्टर एसिटी। परिणाम स्वरूप बनता है सिरका, तो इसके रिजल्ट के रूप में सिरका बनता है, ठीक है, विनेगर जिसको बोलते हैं। और एक होता है बेटा जिसको बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड किण्वन, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किण्वन। लैक्टिक एसिड किण्वन के परिणाम स्वरूप भी अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया काम में आते हैं वो बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं मैं, बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड किण्वन में बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, या वो हमने एक बार पढ़ा था ल्यूकोनोस्टोक, ल्यूकोनोस्टोक वगैरह, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस, पूरा मत लिखो चलेगा। इससे बनता है अचार, दही, अचार, दही, वो सोरक्रोट पड़ा, सोरक्रोट है, सफेद पत्ता गोभी से। तो 3 प्रकार का किण्वन होता है, तो तीनों लिख लिया आपने। एल्कोहलिक किण्वन में एल्कोहल बनता है, फिर एसिटिक एसिड किण्वन में सिरका बनता है, और लैक्टिक एसिड किण्वन में अचार बनता है, ठीक है। सो ये इसका प्रकार हो गया। तो अब अपने लगभग सिद्धांत और विधियों में हल्का फुल्के पॉइंट्स बचे हैं, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। तो जो भी हम आने वाली फॉलोइंग क्लासेस उनमें हम लोग इसको निपटा देंगे। हफ्ते भर का काम हो रहा है बस। तो तारीख कितनी होगी आज? तुम सुपरवाइजर 4 बैच में हो, 18